अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला से आज भी और हमेशा ज़िंदगी के आखिरी पल तक कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और मग़फ़िरत अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, आज हम अपनी बायो की क्लास में चलते हैं जी। और बायो की क्लास में आज लेक्चर नंबर 6 है हमारा, चैप्टर नंबर 10 का। और यकीनन जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उनको देखते रहे होंगे आप, और उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको नज़र आएंगी तो मेरा तो बहुत एक सिंसियर सा मशवरा है कि उसे आप अंडरलाइन कर लें या उसे कहीं नोट कर लें। देन जब आप उसे यानी कि फ़िज़िकल क्लास हो तो उन्हें बहुत आसानी और अच्छे तरीके से देख भी सकेंगे। वैसे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में भी हम आपको जवाब दे देते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कि आपने कोई पिछला लास्ट टॉपिक 2 दिन बाद पढ़ा हो और फिर आप सोचो कि यार ये मैं तो उस वक्त तो समझ गया था लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या है। तो ऐसी सूरत में आप उसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप जब फिज़िकली हम क्लास अपेयर करेंगे तो उस वक्त आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो फाइलम कल हमने नाइडेरियंस को ख़त्म किया था, और नाइडेरियंस में हम अपने फाइलोजेनी तक बात कर चुके थे। नेक्स्ट वीक में जब हमारी क्लास होगी मंडे को, तो एक बात का हम कोशिश करके ख्याल रखेंगे कि 5 ईयर या 10 ईयर्स या 20 ईयर्स, कोई भी जो भी आपके पास पास पेपर्स हैं वो आप रखेंगे अपने साथ बुक के साथ साथ। और फिर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे फाइलोजेनी या क्लासेस ऑफ डिफरेंट जो हमारे फाइला हैं उनके क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मैंने भी आपको रोका है, मैंने आपसे बार बार कहा है कि जी मैं भी फाइलोजेनी का सवाल नहीं बता रहा, 3-4 फाइलम्स हो जाएं तो फिर हम आपको कहेंगे। ठीक है। तो अच्छा ठीक है, हमने एक्सक्रीशन तक कर दिया था। तो एक्सक्रीशन का मतलब है कि हम आप प्लेथियरमेंथिस के जो कुछ कैरेक्टर्स थे उनको डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर। ठीक है जी। तो इससे आगे कंटिन्यू करते हैं आज। और नेक्स्ट हमारे पास है लोकोमोशन। लोकोमोशन में डेफिनेटली इतना ध्यान में रखिएगा कि हमारे डिफरेंट एनिमल्स के पास लोकोमोटरी ऑर्गन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो प्लेथी है, अगर ये फ्री लिविंग है, पैरासाइट नहीं है, तो मे बी दे कंटेन सीलिया। इनमें सीलिया हो सकते हैं जो मूवमेंट करवाएंगे, या फिर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये अगर फ्री लिविंग भी है तो यूजुअली पानी में आपको मिलते हैं। ठीक है। अगर मस्कुलर मूवमेंट या सिलेरी मूवमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि वो पैरासाइट है। ठीक है। तो पैरासाइटिक जो हमारे एनिमल्स होंगे, चाहे वो प्लेथी हेलमेंथिस हो। अच्छा जी, एक ने पूछा प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, तो वो मैं बताता हूँ कि आपको। आ, बात कर ली, एंड कर ली इस बात को। ठीक है। तो बात ये कह रहा था मैं कि जो पैरासाइट होंगे, एंडोपैरासाइट, उनमें स्पेशली हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा, क्योंकि वो एनिमल्स की बॉडी के इनसाइड इंटेस्टाइन में या लीवर में या
पेंक्रियाज पर या गर्ड्स के किसी पार्ट में, वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ से उन्होंने कहीं जाना नहीं है, चलना नहीं है, इसलिए उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है। ठीक है, चाहे वो प्लेथी हेलमिंथेस हो या निमेथी हेलमिंथेस, यानी इसके बाद वाला ग्रुप हो। इसी तरह उनमें बहुत सारी चीज़ें दूसरी मॉडिफाइड होंगी और वो हम बात करेंगे जब इसका एक क्वेश्चन छोटा सा पढ़ेंगे। ठीक है, एडॉप्टेशंस का, उसमें बात आपसे डिटेल में होगी। अभी हमसे एक सवाल बच्चे ने कहा कि जी प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है। प्रोटो और नेफ्रिडिया को इन जनरल आप 230 जो पेज नंबर 203 सॉरी 203 पेज नंबर पर जो प्लाथी हेलमिंथेस का टॉपिक लिखा है जिसमें करेक्टर्स हैं, उनमें आप फ्लेम सेल के नाम से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्लेम सेल लिखा होगा। फ्लेम सेल हम इसे जनरल लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं, और बायोलॉजिकली ये एक्चुअल प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया नेफ्रॉन से निकला लफ्ज है। नेफ्रॉन होता है यूनिट ऑफ excretory organs. Nephron is the unit of excretory organ like kidney. The kidney is made up of billions of नेफ्रॉन। किडनी में बिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन मौजूद हैं, जो पानी को यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम को साफ करके उसमें से नाइट्रेट वेस्ट को अलग कर देते हैं और यूरिन फॉर्म करते हैं। तो इनिशियल प्रो माने स्टार्ट, प्रोटोटाइप, अगर आपने कभी लफ्ज पढ़ा हो या सुना हो, प्रोटोटाइप लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। एक कोई हमने बनाया जी और उसका प्रोटोटाइप पहले बनाया जाता है। प्रोटोटाइप होता है कि वो जो अभी सही तरह से डेवलप नहीं है, हमने उसमें अब देखना है कि कोई गलती को खराबी ना हो। तो इनिशियली तौर पर जो हमारा सबसे पहला किडनी बनने की तरफ एवोल्यूशन है वो यहीं से शुरू होता है, और एक्सक्रीशन में प्रोटोनेफ्रीडिया नजर आते हैं इन द प्लाथियर में। ठीक है, तो पैरासाइट में हमारे इंटरनल पैरासाइट में ये एब्सेंट है लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ठीक है, हम बात करें शॉर्ट में, कभी कभी आपसे बात कर ली जाती है डेफिनेशन या एमसीक्यूज में। ठीक है, और वो है मोनोजेनिक या डाइजेनिक। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, सॉरी रिपीट कर दें, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर से मुराद ये होती है कि अगर हमारी ये हो रहा, ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो अगर इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ खाना डाइजेस्ट होता जा रहा है, चलता रहा है, डाइजेस्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर हो रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और जब ये बॉडी के सेल में पहुंच जाए, डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्प्शन होती है और फिर वो बॉडी के सेल के अंदर पहुंचता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, इंट्रासेल। जब सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा हो तो उसे कहते हैं इंट्रासेल। ठीक है, अच्छा जी, मरियम कह रही हैं पॉलीमॉर्फिज्म रिपीट कर दें। तो पॉलीमॉर्फिज्म तो बेटा पीछे रह गया टॉपिक, हमने इसलिए अभी आपसे कहा था कि जो पुराने टॉपिक हैं उनको आप अपने नोट कर लें, फिर फिजिकल क्लास में पूछ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं बताता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे different form of animals which are structurally and morphological different live together and form a single type of organism, ब्रैकेट में कर देंगे कॉलोनी।
दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स होता है मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स होता है मॉर्फोलॉजिकल। फाइसीलिया इज द वन ऑफ मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे फाइसीलियस की एग्जाम्पल है, जिसमें गोनोजॉइड आपको नजर आते हैं, डेक्टाइलोजॉइड्स नजर आते हैं, ठीक है, और गैस्ट्रोजॉइड्स आपको नजर आते हैं। पैरासाइटिक मोड में मैं आपसे कह रहा था कि सवाल हमारा डेफिनेशन छोटी सी हम पूछ लेते हैं, और 203 पेज पर जो पैराग्राफ हमारे पास है उसके ऑलमोस्ट सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में बोल्ड वर्ड्स में आपको नज़र आ रहा होगा, मोनोजेनिक का और डाइजेनिक का। ठीक है, मोनोजेनिक ऐसे पैरासाइट को कहा जाता है, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सिंगल होस्ट। तो मोनोजेनिक हम ऐसे पैरासाइट को कहते हैं जिसकी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में मुकम्मल हो। जैसे हमारी बॉडी में राउंड वॉर्म अगर आ गए, बच्चों के पेट में है ना पेट के कीड़े, तो वो मोनोजेनिक, क्योंकि वो ह्यूमन में ही, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है, वहीं पे अंडे देता है, वहीं पे अंडे हैच होते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि अंडे देने के बाद अंडे हैच नहीं हुए और वो स्टूल के रास्ते बाहर निकल गए सेवरेज में। सेवरेज का क्योंकि निज़ाम हमारा बहुत बेहतर नहीं है, हमारे यहाँ हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो सेवरेज में अंडे जो हैं वो बाहर मट्टी धूल में मिक्सअप हो जाते हैं, और फिर वो बच्चा जब मट्टी खाता है तो वो अंडे भी उसके पेट में वापस आ जाते हैं, यानी दूसरे किसी बच्चे में आ जाते हैं। तो एक ही होस्ट है, ह्यूमन ही है। अब वो किसी और में अगर चले गए तो वहाँ उनका काम नहीं होगा, वो हैचिंग नहीं करेंगे। तो वो जब अगर ह्यूमन में ही आ गए तो फिर वो हैच होकर राउंड वॉर्म दोबारा बनाए। एस्केरिस, लुब्रिकॉइड एग्जाम्पल है एस्केरिस जो है, राउंड वॉर्म। तो ऐसे हमारे जो पैरासाइट होते हैं उनको मोनोजेनिक कहा है। जबकि ऐसे हैं जो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, तो उन्हें कहा जाता है डाइजेनिक। जैसे हमारे पास लीवर फ्लो हमारी शीप्स और गोट्स वगैरह की लीवर पर होता है, इसकी आधी लाइफ साइकिल स्नेल में पूरी होती है, स्नेल जो गार्डन स्नेल होती है उसमें, और आधी लाइफ साइकिल इसकी शीप में। क्यों? क्योंकि ये शीप के लीवर से चिपका होता है, अंडे वहीं दे देगा, लेकिन वो अंडे शीप में डेवलप नहीं होते, बल्कि वो किसी रास्ते से गुजरते हुए बॉडी से बाहर आएंगे, और स्नेल में अगर वो पहुंच गए, क्योंकि स्नेल वहाँ गार्डन, गार्डन से मुराद है कि जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर भी नमी होती है, वहाँ भी स्नेल्स होते हैं, उनमें पहुँच गए तो फिर वो वहाँ हैच होंगे। और लार्वल स्टेज, जब वो शीप वहाँ पर घास फूस या दूसरे चारा खाएगी तो वो लार्वल स्टेज उनके पेट में चले जाएगा, और फिर वहाँ जाकर एडल्ट बनेंगे। ठीक है, मरियम असद पेज नंबर पूछ रही, पॉलीमॉर्फिज्म का पेज नंबर पूछ रही, तो आप ये वाला पूछ रही हैं तो जहाँ पर इसका कम है तो वो 203 है, और अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म कह रही हैं तो वो 201 है। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह टेप वॉर्म्स हैं, तो टेप वॉर्म भी हमारे मोनोजेनिक की अभी तो बता रहा था, राउंड वॉर्म जो हमारे पेट में हो जाता है ना, यानी ह्यूमन के बच्चे के पेट में। ठीक है, तो
उसे कहते हैं। सही। अच्छा जी, मिल गया, वेरी गुड। मरीम को पेज नंबर मिल गया। सर हमारा हर्माफ्रोडाइट मीन, हर्माफ्रोडाइट हम बताते हैं बट अभी आगे चलते हैं तो हर्माफ्रोडाइट पे पहुंचेंगे तो बता देंगे आपको। ये हम एनालिट्स में बताएंगे, वैसे यहाँ पे भी आएगा तो हम यहाँ भी बता देंगे। समझ नहीं आया कैसे हैच होंगे? हैच बेटा, मुर्गी के अंडे होते हैं ना, हैच होते हैं ना, चूजा निकल आता है उसमें से। तो चूजे को निकालने के लिए क्या करना है? इंक्यूबेशन करना पड़ता है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है खास टाइम तक खास टेम्परेचर में अंडा रखा जाता है। तो वो कबूतर के नीचे रखते हैं आप, या इंक्यूबेटर में रखते हैं जो आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर है। अंडे को ये थोड़ी टेंशन है कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। अंडे को ये टेंशन है कि उसका टेम्परेचर होना चाहिए 39-40, और 18 से 21 दिन पूरे होने चाहिए, तो चूज़ा बन जाएगा। इसी तरह कोई भी एनिमल के एग्स हों तो उनको एक खास इन्वायरमेंट चाहिए। वो इन्वायरमेंट कहाँ है, वहाँ तक एग्स खुद नहीं जाएंगे, नेचर उनको पहुँचाएगी। साइकिल्स हैं ना, लाइफ साइकिल्स हैं। लाइफ साइकिल अल्लाह ताला ही पूरी करता है। प्रोसेस तो होता है, मैकेनिज्म हमने देखा है वो होता है, लेकिन एक मैं जनरल बात बता रहा हूँ तो वो कैसे वहाँ तक जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उसी खेत खलिहान से वहाँ पर ग़िज़ा फूड यूज़ की जा रही होगी, वो स्नेल्स के बॉडी में पहुँच जाएगा। ठीक है। और स्नेल्स में लार्वा हैच होकर, अंडे हैच होकर लार्वा बनेंगे, और वो स्नेल की डेथ का बाइस भी बन जाएगा। उसको खा लेंगे, मार लेंगे। अब वो स्नेल वहीं घास फूस पर थी ना, तो उन्हीं घास पर से घास को खाया शीप ने, तो वो लार्वा शीप के पेट में चला गया। इसी तरह बिल्कुल सेम डाइजेनिक में मैंने आपसे एग्जांपल कह रहा था कि हमारा जो टीनस सोलियम, यानी कि हमारे जनरली जिसको हम टेप वॉर्म कहते हैं, तो वो टेप वॉर्म भी दो होस्ट, यानी एनिमल में ह्यूमन और दूसरा एनिमल होता है पिग। तो पिग में उसके अंडे हैच होते हैं, उसकी बॉडी स्किन में, उसके गोश्त में चले जाते हैं। और वो गोश्त अगर ठीक तरह से पका नहीं है तो वो जब गोश्त इंसान खाता है तो इंसान के पेट में आकर हैचिंग शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो टेप फॉर्म की टाइप्स हैं वो हमारे पेट में नहीं। टेप फॉर्म्स जो है ना वो हो जाती है, तो हम तो पिग का गोश्त खाना तो दूर की बात है, हम तो पिग को नाम ही लेते हैं ना। हाँ, स्टार्ट के लिखा है हर्माफ्रोडाइट, लेकिन हर्माफ्रोडाइट हम वहाँ ज़्यादा यहाँ भी बता देता हूँ मैं आपको। हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है a single animal which have both male and female reproductive organs। ऐसा एनिमल जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर हो, उसे कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर यूजुअली पैरासाइट जो है, जैसे हमारे ये प्लेटफॉर्म टेपवॉर्म, ये हमारे इंटरनल पैरासाइट। तो अब इनमें मेल कहाँ ढूंढता फिरेगा, कोई फीमेल कहाँ ढूंढता फिरेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो नेचर ने कैसा बना दिया इनको, एक ही एनिमल के अंदर टेस्टिस भी हैं और ओवरीज भी हैं, वहीं उनके अंदर एग्स भी बनते हैं और वहीं वो फर्टिलाइज भी होते हैं। और जब वो लेट आउट किए जाते हैं, यानी अंडे दिए जाते हैं, तो वो ऑलरेडी फर्टिलाइज हो। तो कुदरत ने ये काम कर दिया, तो दैट एनिमल्स कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। और यूजुअली जो हमारे
होते हैं ना, पैरासाइट्स होते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। ठीक है जी। मरियम यूसुफ का नेट मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है, बार बार जारी ट्राइयाँ कर रही हैं और आ नहीं रहा। हाउ इज इट पॉसिबल सर, व्हाट इज पॉसिबल सर? हाँ, विश्वा क्या आप पूछना चाह रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट डू यू नो अबाउट द पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ रिवा, आपने क्या पूछना मुझे समझ में नहीं आया, हाउ इज इट पॉसिबल? कौन सा था पॉसिबल? हर्माफ्रोडाइट के बारे में या हैचिंग के बारे में? अच्छा जी, रिवा पूछिएगा दोबारा तो मैं फिर आपको बताऊं। प्लेथिहेल्मिन्थेस में आ जाते हैं जी, इसकी फाइलोजेनी। और इसकी फाइलोजेनी में हम जो बात करते हैं वो ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ग्लैन्युला लार्वा। तो आमतौर पे हम ये देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली, अब हमारी बुक में नहीं दिखाया हुआ एम्ब्रियोलॉजिकल, लेकिन कहा यही जाता है कि फाइलोजेनेटिकली, यानी जो इसका एवोल्यूशन होता है या हो रहा है, और वो हमें ग्लैन्युला लार्वा की शेप चपटी नजर आती है। ग्लैन्युला लार्वा किसका नाम है? नाइटेरियंस का, और नाइटेरियंस से पहले फाइलम था। तो इसीलिए हम ये देखते हैं, हम कहते हैं कि शायद ऐसा तो नहीं हुआ कि नाइटेरियन से हमारा प्लैथीहेल्मिन्थेस बना हो, क्योंकि उसकी लार्वा जो है वो चपटे हैं, फ्लैट हैं, लाइक प्लैथीहेल्मिन्थेस। ठीक है। मिनहा ने पूछा कि फ्लैट फॉर्म में और टेप फॉर्म में क्या फर्क है। फ्लैट फॉर्म जो है बेटा वो पूरा फाइलम है ना। टैप फॉर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट फॉर्म, यानी प्लैथीहेल्मिन्थेस। प्लैथीहेल्मिन्थेस फाइलम है, टेप फॉर्म जो है उसकी एग्जाम्पल। अभी आ जाएगी इसी की क्लास में भी देखिएगा। 3 क्लासेस हैं हमारे पास। पहली क्लास है टर्बिलेरिया, टर्बिला लिटिल स्टिरिंग। ठीक है। फाइलेटिक से फाइलोजेनी का रिलेशन है, क्यों नहीं है? फाइलेटिक लिनेज ही तो बताती है कि फाइलोजेनी क्यों बना रहे हैं हम। फाइलोजेनी इज द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को कैसे बता रहे हैं आप? फाइलेटिक लिनेज से पता चलेगा ना कि कौन किसके साथ लिंक रखता है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह आज। जी। अरे बच्चे हमारे साथ ही बैठे होते हैं भाई, चाय पी रहे थे ना मुझसे रहा। ठीक है, समझ में आ गया, ओके ठीक है जी। तो टर्बुलेरिया फर्स्ट हमारी फाइलोजेनी की क्लास, यानी कि प्लैथिहेल्मिन्थेस की। टर्बुलेरिया का मतलब था लिटिल स्टेरिया। ठीक है। तो ये हमारे आम तौर पे दोनों टाइप के हमें मिलते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग, मगर कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट हैं, कुछ इस क्लास के मेंबर। अब हम क्लासेस की बात करें तो उसमें करेक्टर कौन से होंगे? फाइलम के करेक्टर होंगे, है ना, ऐसे ही होगा ना, इसी फाइलम के करेक्टर यहाँ होंगे, लेकिन कुछ करेक्टर डिफरेंस हो जाएंगे, इधर से उधर अलग अलग क्लासेस में चले जाएंगे। लाइक बॉडी अनसेगमेंटेड एंड सीलिया आर रेयरली प्रेजेंट। बॉडी पर कोई पीस नहीं है, बॉडी के टुकड़े नहीं है, बल्कि सिंगल एक बॉडी नजर आएगी, प्लानेरिया की नजर आएगी। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड बाय फ्री जनरेशन। में तीनों टाइप के आपको रिप्रोडक्शन नजर आएंगे। और यूजुअली ये कार्निवोरा होते हैं एनिमल्स, शिकार करके खा रहे हैं या वैसे ही कोई गोश्त का पीस खा रहे हैं। गोश्त से मुराद है कि छुट्टा ही होगा। लुचेसिया जीनस का नाम है, और सिंगली जनरली हम उसको प्लानेरिया कहते हैं, जैसे ये हमारा प्लानेरिया, ठीक है।
दूसरी क्लास हमारे पास है ट्रीमाटोडा, ट्रीम होल कैविटी ऑफ सकर। जो हमारा सकर होता है ना, उसकी जो अंदर की कैविटी होती है, उसको, उस खाली जगह को ट्रीमाटोड्स या ट्रीमा कहा जाता है। तो इनकी बॉडी में, अब इनके पास शक्कर नहीं है, पहली क्लास में शक्कर का कोई जिक्र नहीं, तो इनके पास शक्कर है ही नहीं, ये फ्री लिवर है, जिंदगी इनकी आसानी से गुजरती है। जबकि ये ट्रीमाटोड्स में कौन होंगे, एक्टो या एंडो पैरासाइट, इनमें फ्री लिविंग कोई नहीं होगा। ठीक है। बॉडी इज लीफ लाइक फ्लैट, जैसे हमारी पत्ती होती है फैली हुई चौड़ी, उस तरह की इनकी बॉडी होगी, मगर होगी फ्लैट है। बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल, इन्हें क्यूटिकल की जरूरत है, क्योंकि ये अगर एंडोपैरासाइट है तो फिर जिस होस्ट में भी रह रहे हैं वो होस्ट उनको मार डालेगा, याद रखने के बाद क्यूटिकल की लेयर। वेल डेवलप्ड सकर्स आर प्रेजेंट, उनमें सकर्स बड़े अच्छे प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये बॉडी के साथ बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में अटैच हो। इनकी अपनी एलिमेंट्री कैनाल बाइफरकेट होती है, बाइफरकेट। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इनकी इंटेस्टाइन आई सीधी, और सीधी आने के बाद दो ब्रांच बना दें, वी होगा, वी का निशान बना दें ना अक्सर हम, तो उसको कहते हैं बाइफरकेट। ये जो हमारे सियासतदान कभी कभी वी का निशान बनाते हैं विनिंग के तौर पे, तो हम तो अगर बायोलॉजी वाले से पूछा जाए ना, भाई ये वी फॉर विन है, तो हम बोलेंगे सर ये वी फॉर विन नहीं, वी फॉर बाइफरकेट, ये बना। बाइफरकेट का मतलब होता है दो रास्ता, दो शाखा, उर्दू में कहें तो सियासतदान भी दो शाखा होता है ना, हमें कुछ कहते हैं, अंदर से कुछ और होता है। अब अगर ये ब्रांच आगे बढ़ेगी तो ये फिर दो हिस्सों में ऐसे बन जाएगी। यानी बाइफरकेट का मतलब था उसका एंड जो होगा ना, वो हमेशा दो शाखा, दो ब्रांच। क्लियर बेटा। तो इनकी इंटेस्टाइन बाइफरकेट होती है। ये सब फाइलोजेनी, फाइलोजेनी है ना, क्लासेस पढ़ना, क्लासेस जब आप पढ़ रहे हो ना यानी किसी की एनिमल की क्लासिफिकेशन, तो दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल है फसिटोलिया इंडिका या शीप लिवर फ्लो, ये बना हुआ आपके सामने। हाँ, ये मिटा दूंगा की तस्वीर आपके सामने जरा साफ हो। ये है हमारा लीफ लाइक, और ये इसके साइन के हेड है, ये माउथ, ये ना से जो पीस ये वाला, ये माउथ, इसके ऊपर भी शक्कर है, और लेटरल शक्कर भी इसके ये मौजूद है। लीवर, इसका बॉडी में यहाँ पर कोई जो है वो और चीज़ नहीं, शक्कर टाइप, ये सिर्फ अपने एंटीरियर पार्ट, अगला हिस्सा, वहीं से जुड़ा होता है शीप के लीवर के साथ। ठीक है जी। लीवर फ्लूक बाइफरकेट नहीं बेटा, इसकी एलिमेंट्री के नाल अंदर से हम देखेंगे ना, अंदर से देखेंगे ना, वो हमने एनिमल को बाइफरकेट नहीं कहा, इन मेंबर्स के यानी कि फेसिकुला जैसा ना, उसकी एलिमेंट्री के नाल बाइफरकेट। ठीक है। थर्ड क्या है जी, कौन सा थर्ड है, बॉडी कवर्ड विद क्यूटिकल, जो आमतौर पर इंटरनल पैरासाइट होता है ना, उनकी बॉडी पर क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल उनको बचाएगी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ओके जी, आगे चलें तीसरी क्लास, और तीसरी क्लास है सिस्टोला, सिस्ट निकला केस्टोज, रिबन लाइक,
ट्यूबियोल लाइक, तो इसका मतलब है कि रिबन लाइक। तो उनकी बॉडी कैसी होगी? रिबन लाइक होगी। दे आर इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ वर्टेब्रेट्स। इनमें अब सारे के सारे एंडो पैरासाइट होंगे, और खास तौर पे वर्टेब्रेट्स के। ठीक है। बॉडी रिबन शेप में है, सेगमेंटेड। यहाँ भी नहीं था सेगमेंट, यहाँ भी नहीं था सेगमेंट, और यहाँ पर क्या? सेगमेंटेड, कवर्ड बाय हार्ड क्यूटिकल। अभी मैं तस्वीर दिखाता हूँ तो उसमें सेगमेंट नजर आ जाएंगे आपको। एडहेसिव ऑर्गन हुक और फोकस आर प्रेजेंट। तो ये जरूरी है इनके लिए, ताकि ये अच्छी तरह चिपके रहें एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द वर्टेब्रेट। बैकग्राउंड में शोर नहीं आ रहा? मैं समोसा खा रहा हूँ, उसका शोर तो नहीं आ रहा कुछ खाने का? थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो भाई। समोसा हमारे सर ने मंगवाया है, हमारे जो आपके बच्चे हैं फिजिक्स के सर। नहीं, ये फिजिक्स में मैथ में सुफियान, उन्होंने मंगाया। ठीक है। तो इनमें अब एलिमेंट्री कैनाल और माउथ एब्सेंट है। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दी थी डाइजेनिक में टेपवॉर्म की। ठीक है। तो ये आमतौर पे डाइजेनिक होते हैं। टीना सेजुनाटा बीफ टेपवॉर्म, और टीना सोडियम ह्यूमन का। और ये आपके सामने एग्जाम्पल, ये है टेपवॉर्म, ये इसका हेड है। तो हेड में माउथ नहीं नजर नहीं आ रहा, इस हेड को हम स्पोरेक्स करें, और इसमें आपके पास शक्कर से लगे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। और ये देखिए, जहाँ से इसकी लेंथ बड़ी होती जाएगी तो उतना ही सेगमेंट भी बड़ा होता जाएगा। ये निशानी होती है कि सेगमेंट जितना बड़ा है तो इसकी एज उतनी बड़ी है। ठीक है। आराम से कैसे खाएंगे रिश्वा में बच्चे, पढ़ाना है और साथ में खाना भी है। ठीक है जी। तो ये हमारी 3 क्लासेस हो गई हमारे प्लाथी एनालिसिस की। ठीक है जी। एडहेसिव ऑर्गन का मतलब होता है कोई स्पेशल ऑर्गन, जैसे हम लिखते हैं ना लफ्ज स्पेशल ऑर्गन, तो उसकी जगह पे हमने लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एडहेसिव ऑर्गन। तो अब इनमें यानी प्लाथी एनालिसिस में सकर, हुक, स्पाइन, ये इनके एडहेसिव ऑर्गन। अगर आप अपनी बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन का एडेसिव जो है वो उसका ब्रेन है। अगर इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन आंतें, अगर ह्यूमन के पास ब्रेन है तो वो उसका एडेसिव है, स्पेशल है। ठीक है जी। चलें जी आगे हम चलें, ये हो गई हमारी फाइलोजेनी। अच्छा, अब प्लेथी हेलमिंथेस हो, या इससे अगला हमारा जो आएगा फाइलम हेलमिंथेस, दोनों में हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आप अपने पास बुक में लिख रहे हैं तो बुक में लिखिए, और पेज नंबर जो आपका है वो 204 पर आप देखेंगे तो आपको हेडिंग भी शायद मिल जाएगी। पैरासाइटिक एडॉप्टेशंस है ना, ये प्लाथी हेलमिंथेस में लिखा हुआ, लेकिन ये हेलमिंथेस में भी आया। तो ये हमारे जो राउंड वॉर्म्स हैं वो भी पैरासाइटिक भी हैं। ठीक है। तो सवाल लिखिए, डिफाइन द parasitic adaptation in define the parasitic adaptation
इन फ्लैट फॉर्म, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसके आगे, एनी नेम, यानी यहाँ पर कोई नाम लिखा जा सकता है। टेप वॉर्म लिख दिया बजाय फ्लैट फॉर्म के, ठीक है, टीनासोडियम लिख दिया, एस्कैरिस लिख दिया, कोई भी प्लेटफॉर्म या हेलमेंथिस, उसका नाम लिख दिया, बात वही है। यानी वो अगर प्लेटफॉर्म कह दें या टेपवॉर्म कह दें, तो उसी की आपको पैरासाइटिक एडॉप्टेशन लिखनी है, ठीक है ना। डिफाइन द पैरासाइटिक एडॉप्टेशन इन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म और ब्रैकेट में लिख दिया एनी नेम। अगर आपको याद है कि नहीं, यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता है, किसी वॉर्म का नाम हो सकता है, ठीक है। एडॉप्टेशन किसे कहते हैं, आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, adaptation is the fitness of an organism to its environment। क्या मतलब, मतलब ये है कि आपको फिट होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, आप एडॉप्ट कर लें। यानी अगर आपका एनवायरनमेंट बदल दिया जाए, तो चेंज कर दिया जाए, और आप उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब ये जो पैरासाइट हैं, उनका एनवायरनमेंट क्या है, उनका एनवायरनमेंट किसी होस्ट का इंटरनल एनवायरनमेंट होगा। इन्हें इंटेस्टाइन में रहना है या लीवर पे रहना है, तो इनको क्या करना होगा, इनको उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करना है। हम किसी भी एनिमल में जो भी वो अडॉप्ट करता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर फिक्स कर लेता है, और फिक्स करते हुए फिर नया अपनी फॉर्म करती फॉर्मेशन नहीं होती है, और फिर वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का होता है। अब वो क्या चेंज कर सकता है, लाइक मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन, अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर दे, अडॉप्ट कर, जैसे बॉडी कवरिंग। तो उसने क्या किया, द थिक स्किन फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड विद क्यूटिकल प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पोस्ट। पहला काम मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल कवरिंग, एक्सटर्नल क्यूटिकल कवरिंग बना ली। क्यों, क्योंकि वो एनिमल के अंदर रहेगा इंटेस्टाइन में। अब अगर उसकी लेयर बॉडी की स्किन पतली होगी बहुत, तो होस्ट के अंदर मौजूद एंजाइम्स उसको मार डालेंगे। तो ये उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म, एक शील्ड बना लिया, और शील्ड की वजह से वो ज़रा महफूज हो। दूसरा, मॉर्फोलॉजी में क्या किया, ऑर्गन ऑफ एडहेशन, स्पेशल ऑर्गन फॉर फर्म ग्रिप, एक अच्छी ग्रिप रखने के लिए होस्ट की बॉडी में और इन द होस्ट बॉडी। सम स्पेशल ऑर्गन लाइक स्पाइन, सक्कर्स, हुक्स आर डेवलप्ड। तो ये डेवलपमेंट हो गई, हुक्स बना लिए या स्पाइन बना लिए या सक्कर्स बना लिए, ताकि वो अच्छी ग्रिप रखने होस्ट को। अगर एक्सटर्नल है पैरासाइट तो ऊपर, इंटरनल है तो बॉडी के अंदर, वो भी बहुत जरूरी था।
कहीं जाना आना ही नहीं है उनको, एक ही होश में जिंदगी गुजारेंगे वो, तो लोकोमोशन के लिए ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है। हम्म? हाँ बेटा, नोट से याद करो, और जो मेरे पॉइंट है ये जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो इन पॉइंट्स को आप अपने पास पॉइंट आउट नोट करते रहा करो। तो जब नोट से आप याद कर रहे हो तो इनको जरूर याद करो, क्योंकि हमने आपको थोड़ा कम टाइम मिला हमारा आपसे, और फिजिकल में हम आपको दोबारा बताएंगे। और ये जो हमारा है ना कि एग्ज़ाम की हम कॉपीज इस तरह चेक करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि एक्चुअल आंसर बायो में बहुत बड़ा नहीं होगा, मगर आंसर का, क्वेश्चन का जो, बल्कि सॉरी, क्वेश्चन का जो पॉइंट है ना वो जरूर है। तो इस पर बहुत थोड़ी सी 10-15 मिनट की मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कुछ हमारे जो समरी होती है जिससे हम कॉपी शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर वो जब आपसे मुलाकात होगी ऑनलाइन, सॉरी फिजिकल, तो फिर हम दिखाएंगे। अभी बात समझ में नहीं आई। नूर फातिमा कहाँ जी? नूर फातिमा थोड़ा सा आगे जा रही है भाई, कौन सी? हाँ, थोड़ा सा आगे नहीं जाऊँगी कुछ, साथ साथ चलो। प्लेथी फ्लैटेड होते हैं और हेलमेंथिस राउंडेड होते हैं, ठीक है, और भी फर्क है बॉडी के स्ट्रक्चर में भी। तो वो हेलमेंथिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा। ठीक है जी, ये हो गया ऑर्गन, हो गया मॉर्फोलॉजिकल की बात। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब ट्रीमाटोड्स हैव एन इनकम्प्लीट गट, क्लासेस पढ़ी थी, और वो डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट स्ट्रक्चर में मौजूद है। जैसे हमने पहली क्लास बात की तो उसमें मोस्ट केसेस था सेक्टोरियल फेरेंक्स, याद है प्लेनेरिया में एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा था बाहर निकला हुआ, फॉर सकिंग ऑफ फूड, वो सक करने के लिए बना हुआ। इन सिस्टोड एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली एब्सेंट। अब सिस्टोड में मुकम्मल ही एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, क्योंकि इसको खाना बना बनाया पका पकाया डाइजेस्टेड मिल रहा है। जो सिस्टोडा होते हैं जैसे हमारे टेकॉम का, तो उसको क्या है, खाना बाकायदा तौर पे डाइजेस्टेड इंटेस्टाइन से वो मिल ले रहा है डायरेक्ट, तो इंटेस्टाइन तक आते आते खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो इसके पास एलिमेंट्री कैनाल ही नहीं, ठीक है जी। Neurosensory system. Neurosensory organs are not developed due to their passive mode of life. Passive, इनकी जिंदगी जो है बड़ी एक्टिव नहीं है। अगर एक होश में पहुंच गया तो सारी जिंदगी उसी होश में गुजार लेंगे जब तक मरे ना, या वो होश ना मर जाए, दोनों में वो एक मरेगा। तो इतनी सुस्त जिंदगी गुजारने के लिए इनके पास न्यूरो सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि जो सेंस कर रहे हों, कुछ बता रहे हों, गर्मी कैसी है, सर्दी कैसी है, वो इनकी वाली। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बड़ा ज़बरदस्त है, यानी कि इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी मच डेवलप, इनमें इतना डेवलप होता है कि आप मेरा ख्याल से हमारी बुक में लिखा है 205 पेज नंबर पर, थोड़ी देर के लिए नजर डालिए। इंपॉर्टेंट नोट में आपको नजर आएगा, अ फीमेल एस्कैरिस may produce as many as 20000 eggs every day. Eggs every day कितने? 2 लाख अंडे एक दिन में देगी कौन? हेलमेंथिस की फीमेल। इसी तरह टीना
यानी कि हमारा टेप ऑफ सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट, सेगमेंटेड बॉडी ना इसकी, एक पीस था। तो इनके पास जो सेगमेंट बॉडी है उसमें हर सेगमेंट में इनके रिप्रोडक्टिव सेगमेंट भी है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है हर सेगमेंट, तो कितना रिप्रोडक्शन करेंगे। और ये मैंने अभी हेलमेंथिस की भी आपको मिसाल दी, आपने देखा एस्कैरिस की फीमेल को, तो आपने कहा कि वो 2 लाख अंडे देगी एक दिन में। मैं सवाल एक कर लेते हैं आपसे रीजन के तौर पर, उसका जवाब आप बनाएंगे, ठीक है। सेक्टोरियल फेरेंज बेटा वो आपको जो प्लानेरिया में देखा था अभी डायग्राम में, अभी मैं दिखा देता हूँ, पहले सवाल लिखिए। वाई वाई एस्कैरिस, यहाँ एस्कैरिस भी कह सकते हैं, या कोई भी टेपवर्म का नाम दे दें, किसी भी पैरासाइट इंटरनल का, ठीक है। वाई एस्कैरिस प्रोड्यूस large number of eggs in a day. Why Ascaris produce large number of eggs every day? ठीक है जी। अब मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ, जवाब आप बना के पेपर रख लीजिएगा। हम बी वालों को तो पता है कि हम असाइनमेंट देते हैं, एक दो असाइनमेंट शायद आपने किए कि नहीं। सी वालों को भी हमारा ज़्यादा वास्ता नहीं रहा था, थोड़ा सा हम पढ़ते तो फिर असाइनमेंट देते, तो हम चैप्टर वाइज असाइनमेंट देते हैं। मैं यानी कि तो उस असाइनमेंट में आपने ये आंसर बनाना होगा। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, अभी भी आप लिखकर अपने आंसर बना लीजिएगा। एक्चुअली इंटरनल पैरासाइट large number of eggs. Why Ascaris produce large number of insect in every day? Sorry, produce in every day. बाकी का नूर फातमा ने जवाब भी दे दिया है। तो ये 2 नंबर का सवाल है बेटा, तो इसमें मैं आपको कितने नंबर दे दूँ आंसर में। आपने ईमो भी बनाया, मैंने कहा था ना ईमो शीमो ही बनाया करो, ये चैटिंग नहीं है, ये पढ़ाई है ना। तो ये जो आपने आंसर एक लाइन भी पूरी लिखी, तो वैसे तो ठीक है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, यही तो मैं देखना चाह रहा। बी वाले ग्रुप को आइडिया हो गया कि आंसर हमने कैसे लिखना होगा। सी वाले बच्चे भी इस आंसर को लिखते हुए, तो फिर आपको पता चलेगा। क्या बोल रहे हो भैया, रिजवा ने क्या लिखा है सर, बट से पूछे गूगल क्या है, समझ में नहीं आया क्या बोल। हिंट यही है कि इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप है। और क्यों अच्छा डेवलप है? बिकॉज दे नोज अबाउट देयर लाइफ साइकिल। अच्छा, नोट से पूछें कि आंसर गूगल किया है, अरे वो गूगल शुगर जो भी किया है वो गूगल वाला आंसर का आधा नंबर ही मिलेगा भाई बच्चे इसको, ठीक है। गूगल वाला आंसर नहीं लिखना बुक एग्जामिनेशन में, उसको डिफाइन
करना पड़ता है। कम से कम 6 लाइनें आपकी शॉर्ट आंसर में होनी चाहिए, रीजन में 4 लाइन ऑलमोस्ट होनी चाहिए। 5-6 हो जाए तो अच्छी बात है। वही हम बताएंगे तरीका कि कैसे बनानी है आपको। तो यहाँ पर पहली बात आप ये लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि जी इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा डेवलप्ड है। अभी क्यों अच्छा डेवलप्ड है? बिकॉज दे आर द पैरासाइट एंड दे नो द होस्ट बॉडी अटैक देयर एग्स। इनकी होस्ट बॉडी के अंदर भी केमिकल ऐसे हैं जो इनके अंडों पर अटैक करेंगे, एंड द एग्स आर नो चांस या लोएस्ट चांस फॉर हैचिंग। इन्हें मालूम है कि इनके पास जो अंडे प्रोड्यूस कर दिए उनका हैचिंग का चांस कितना है, कुछ पता नहीं है इनको, क्योंकि ये तो अंडे दे दिए, बस कोई अंडे की केयर थोड़ी कर रहे हैं। अंडे तो वेस्ट के साथ बॉडी से बाहर निकल गए होस्ट के। अब वो कहाँ कहाँ गए, बचे कि नहीं बचे, इसलिए इनको ज़्यादा एग्स की प्रोडक्शन करनी है। करते करते यानी कि 2 लाख में से अगर वो एग्स बॉडी में भी ख़राब हुए, फिर बाहर निकल कर बॉडी से तो ख़राब हुए, या आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप नहीं हो पाए, फिर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ बच ही जाएंगे, है ना। 2 लाख में से दो बच ही जाएंगे अगर आप ज़्यादा बोलेंगे। हालांकि इनकी फर्टिलिटी रेट भी बहुत हाई होता है। फर्टिलिटी रेट अंडों में से बच्चे निकलने की रेशियो है। यानी अगर 100 अंडे दिए तो 100 में से सब में से तो बच्चे नहीं निकलेंगे, 2, 4, 5, 10, 20, 50 खराब तो होंगे। मैंने आंसर नहीं लिखा बेटा तालीम, मैंने आंसर का हिंट दिया था। नंबर 1 कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं। नंबर 2 कि इनको एग्स इसलिए इन्होंने ज़्यादा दिए कि होस्ट कैविटी या होस्ट बॉडी उनको डैमेज करेगी। नंबर 2 वो वेस्ट हो जाएंगे बॉडी से बाहर निकलने के बाद, और इन लास्ट अगर वो वेस्ट होने के चांस भी बच गए तो फिर कुछ ना कुछ एग्स डेवलप होंगे, हैच करेंगे, इसलिए ये ज़्यादा तादाद में अंडे देते हैं। वेस्ट होने की वजह से ही ये ज़्यादा अंडे दे रहे हैं, वरना इनको अगर पता हो ये अपने अंडे सेव कर रहे हो तो फिर ये ज़्यादा अंडे नहीं देंगे ना, अगर केयर कर रहे हो। हैचिंग करने के लिए अपने पास ही रखे होंगे, तो ये वजह है। अब आ जाइए नेक्स्ट हमारा फाइलम है निमेथी हेलमिंथिस, इसको एस्केल मेंथिस भी कहते हैं, और जनरली शॉर्ट में नीमाटोड्स। नीमाटोड एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, उसी से निमेथी हेलमिंथिस निकला है, ठीक है। नीमाटोड, ठीक है। नीमोटो थ्रेड लाइक धागे की तरह गोल सिलेंडर। हेलमिंथिस मीन्स वही बॉम्ब्स। तो ये हमारे कैसे होते हैं, ये असल में बॉडी कैविटी इनमें मौजूद है, सीलियोम नहीं, बॉडी कैविटी जो इनकी है, क्योंकि ये राउंडेड होते हैं, और जनरल लैंग्वेज में आप इनको राउंड वॉर्म ही कहते हैं। कॉमनली nematodes आर कॉल्ड राउंड वॉर्म, क्योंकि इनकी बॉडी जो सिलेंड्रिकल है, गोल, चपटी नहीं है। डाइवर्सिटी की बात करें तो 20,000 स्पीशीज आइडेंटिफाइड हैं। इन वन काउंट 90,000 roundworms of several different species were found within a single mutant apple. समझ में आएगा? और 50 different species can inhabit the human body. Nematodes का मतलब thread like गोल,
पैसिव मोड का मतलब होता है बेटा जो सुस्त ना, सुस्त काहिल। एक होता है एक्टिव मोड, है ना। एक होता है पैसिव मोड। एक्टिव मोड का मतलब होता है जो बड़ा दबंग है, एक्टिव है, वो भाग दौड़ के काम कर रहा है। तो इनका तो भागने दौड़ने वाला काम ही है, इन्होंने तो एक ही जगह रहना है, तो ये इनका मोड ऑफ लाइफ जो होता है वो पैसिव होता है, इंटरनल पैसाइड। ठीक है। तो ये एक ही राउंड का मतलब है कि एक, अगर हम अपने एप्पल की बात करें तो उसमें एक ही जगह पर 90,000 वॉर्म्स आपको नजर आ सकते हैं। इसी तरह हम अपनी अगर बात करें तो 50 डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो हमारे अंदर रहती हैं। जरूरी नहीं कि सब में 50 की हूँ, यानी कि जब भी कभी हमें इनको मौका मिला हमारे अंदर आने का, तो 50 ऐसी स्पीशीज हैं राउंड वॉर्म की जो हमारे अंदर हमारी पैरासाइट। ठीक है। हैबिट क्या है? दीज आर फाउंड इन मेरीन फ्रेश वाटर एज फ्री लिविंग एंड मे बी पैरासाइट। तो ये फ्रेश वाटर मेरीन में भी है, समंदर में भी है, मीठे पानी में भी है, और पैरासाइटिक भी है। बॉडी लंबी, पॉइंटेड एंड, बॉडी लंबी है, एलोंगेटेड है, और दोनों साइड जो होती है इसकी पॉइंटेड होती है। मैं तस्वीर में दिखाऊंगा आपको। हम्म, जैसे वहाँ पे नहीं स्क्वेलेक्स था तो पतला था, और नीचे गए बॉडी के तो बॉडी जो है वो चौड़ी हो गई। यहाँ पर दोनों साइड पॉइंटेड है। इसके कैरेक्टर लिखने को आते हैं। अच्छा, जो लिखने को आता है वही पढ़ना होता है। आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमने पढ़ना तो कुछ नहीं। ठीक है। कैरेक्टर तो किसी भी चीज़ के आपसे पूछे जाते हैं, किसी भी फाइलम के, किसी भी क्लास के, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो इन जनरल जब तक आपको करेक्टर नहीं पता होंगे एनिमल्स के, फाइलम्स के, तो आप आगे क्लास के बारे में नहीं जान सकते। ठीक है बेटा। बॉडी अनसेगमेंटेड है, इनमें कोई सेगमेंट नज़र नहीं आएगा, और बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक भी है, और 9 मीटर 9 मीटर। ठीक है। ये समंदर में, मैरीन में मिलेगा। और माइक्रोस्कोपी जो होते हैं वो हमारे ह्यूमन में भी पैरासाइटिक फॉर्म्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर बीमारी कॉज करते हैं, भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है। ट्यूब बॉडी प्लांट, दे आर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी। यानी ये ऐसे इनकी बॉडी लगती है कि एक ट्यूब के अंदर एक और ट्यूब है। कभी इत्तेफाक से आपको मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो इसका इससे बिलोंग नहीं करती इस फाइलम से, लेकिन कभी मैगट्स आपने देखे हो ना, मक्खी के लार्वा, हाउस फ्लाई। असल में हम लोग बहुत दूर हैं ना इन चीज़ों से, और हम एक तरह से अगर कोई इस तरह की चीज़ देखें तो हमें अजीब सा फील होता है कि यार ये गंदी है। लेकिन बायोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ देखना इनिशियली स्टेज। और हम तो इंटर में आकर भी ये चीज़ नहीं देखते, वरना तो बचपन में देखने नहीं चाहिए। तो मैगट्स अगर आपने देखे हो ना, तो मैगट्स के अंदर जब वो चल रहा हो ना, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है, इनकी वो जो मूवमेंट होती है, तो उसके अंदर भी एक लाइन आपको नजर आ रही होगी। इन एक ट्यूब के अंदर एक दूसरी ट्यूब आपको नजर आती है। तो इनकी चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो स्ट्रेट होता है, सिंपल होता है, सिंपल स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो वो बॉडी जो ऊपर की कवरिंग है वो आउटर ट्यूब, और जो अंदर जो आपकी स्ट्रेट ट्यूब नजर आ रही है वो इंटरनल ट्यूब है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक ट्यूब बड़ी, उसके अंदर एक और ट्यूब डाल दी। जैसे आपने याद है कभी बैलून के अंदर बैलून डालकर उसमें आपने हवा भरी हो, बर्थडे वगैरह में होता ना कि हम एक बैलून में उसमें ये जो डिफरेंट टाइप के
मटेरियल होते हैं सिल्की तरह का, वो डालकर फिर उसको फिर बैलून को एक बैलून में डालते हैं ताकि वो जब बाहर वाला बैलून फटे तो फिर वो सिल्की जो मटेरियल है वो बाहर हवा में फैल जाए। जैसे ट्यूब बैलून के अंदर बैलून, इसी तरह बॉडी भी ट्यूब की तरह, इनमें भी कवर क्यूटिकल की लेयर से कवर हो सकता है बॉडी का, क्योंकि इनमें वो जो खास तौर पर पैरासाइट हैं वो जो कवर करेंगे। हाँ जी, ये सूडो सेल्यूमेट कॉल्यूमेट, जो निमाटोड्स हैं वो सूडो कॉल्यूमेट बॉडी कवरिंग। दे आर कवर्ड बाय अ टफ आउटर लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल की लेयर होती है, टफ होती है, लेकिन हमारे लिए टफ नहीं है। अगर हम उसको हाथ लगा कर देखें तो हमें तो सॉफ्ट ही लगेगी, लेकिन वो इतनी है कि वो हमारे दूसरे एनिमल्स के लिए टफ होगी। द क्यूटिकल डज नॉट ग्रो, इट मस्ट बी शेड एज द एनिमल आफ्टर शेडिंग अ न्यू क्यूटिकल इज। क्यूटिकल की लेयर चूंकि नॉन लिविंग होती है, ये हम इंसेक्ट में भी देखेंगे और एक प्रोसेस भी वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं है। तो क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो नॉन लिविंग मटेरियल से बनी होती है, काइटिन, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स, और ये नॉन लिविंग है तो ग्रो नहीं करती। ठीक है, तो इसको उतार दिया जाता है जब एनिमल बड़ा हो रहा हो ना अंदर, तो उसको उतार कर नई शेड फॉर्म कर ली जाती है, न्यू क्यूटिकल सिक्रेटेड। डिप्लोब्लास्टिक हैं और बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो हम यही देखेंगे ना ट्रिप्लोब्लास्टिक की। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अब जितने भी फाइलम होंगे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये देखिए थोड़ी देर के लिए हम डायग्राम पहले देखें ताकि कुछ बातें हमने जो वहाँ पढ़ी हैं वो नज़र आ जाएं। देखिए ये इसका माउथ और ये इसका एनस, ठीक है। तो ये फीमेल है, इसका माउथ और ये इसका एनस है। तो दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका एंटीरियर, एंटीरियर कहते हैं अगले से, और पोस्टीरियर दोनों कैसे पॉइंटेड है। और बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है, ये यानी ये चपटी नहीं है, ठीक है, ये चपटा नहीं है, सिलेंड्रिकल है, इसीलिए हम इसको राउंड वॉर्म कहते हैं। अब इसमें ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाया है, यानी ये जो एस्केरिस मेल है तो इसमें फीमेल अलग होती है, मेल अलग होता है, सब में नहीं, यानी कुछ टाइप में, अभी हम क्लासेस में देखेंगे। तो अब ये एस्केरिस लुब्रिकॉइड जो है इसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो फीमेल का टेल वाला हिस्सा अलग है, स्ट्रेट है, और मेल का राउंडेड होता है। ये प्रैक्टिकल में आपने देखना होगा, ये भी देखेंगे आप। यहाँ पर हमारे थ्योरी में हमें मेल फीमेल के करेक्टर्स यानी कि जो एनिमल के अलग अलग करेक्टर हैं वो नहीं देखें। सही, अजान सुन लूँ मैं जब तक अजान हो रही है हमारे।